प्योर हिंदी मीडियम वाले के लिए इंग्लिश में अचानक स्विच करना था कि थोड़ा सा फेसबुक टाइप की जो लैंग्वेज होती है उसी टाइप में लिखते थे कि और 11-12 से आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाएगा। आप कोई फैमिली के स्ट्रगल को देख लो तो आप हमेशा मोटिवेट रहोगे। ऐसे एक्टिव तो नहीं था, बस व्हाट्सएप पे एक्टिव था क्योंकि उसमें ग्रुप वगैरह तो बाकी कोई नहीं टेस्ट सीरीज वगैरह। मैं तो होप हो बैठा था कि अभी साइड क्रैश हो चुकी थी तो मेरा भाई लगा था लगातार कि जैसे एक बार में खुला उस तक डाला तो आ गया रिजल्ट, उसके बाद किसी का नहीं आया, साइट दोबारा क्रैश हो गई। मेहनत की जाए तो ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलती है। हम लगातार काम करें, पढ़ें और लगन से अगर किसी चीज़ के पीछे लगे रहेंगे तो वो चीज़ कभी ना कभी कहीं ना कहीं आकर हमें मिलती ही है। तो ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ हैं और उनके बारे में उन्होंने कैसे तैयारी की, किसकी तैयारी की, क्या किया, वो सब उन्हीं से जानते हैं। और कुछ ऐसे प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके लिए हम मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा लगन से काम भी करते हैं, पढ़ते हैं और जब उनमें सफलता मिलती है तो एक अलग खुशी मिलती है। बट उसके साथ साथ ये भी होता है कि उनसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, तो उनसे बात करते हैं। वो पहले अपना खुद का परिचय दे देंगे, नाम, और आप थोड़ा सा अपने परिवार वगैरह के बारे में भी बता देंगे, आप कहाँ से हैं, क्या हैं। तो उससे थोड़ा सा लोगों को लग जाएगा कि हाँ तैयारी किस स्तर से करनी है, कहाँ से करनी है, और बैकग्राउंड्स जो हैं वो थोड़ा सा ज़रूरी होते हैं कि मोटिवेशन का एक स्तर जो है बच्चों को। जी, मेरा नाम रविंद्र उपाध्याय है, मैं कोटगाड़ी गाँव से हूँ और मेरे पापा का नाम कविंद्र उपाध्याय और मम्मी प्रेमा उपाध्याय हैं। और पापा पूजा पाठ का काम करते हैं और मम्मी गृहिणी है और आशा कार्य करती हैं। और मेरी बेसिक स्कूलिंग हुई थी सरकारी स्कूल चौसाला से और 10th में अच्छी परसेंटेज थी और गांव में स्कूल टीचर की कमी थी तो घर वालों ने पिथौरागढ़ भेज दिया विवेकानंद स्कूल से और मैंने 12th किया है विवेकानंद स्कूल से। और मैंने 12th में मीडियम था मेरा हिंदी और अभी नीट का कर रहे हैं तो इंग्लिश में करना पड़ा। ठीक है, तो मतलब पहली चीज़ तो ये है कि एक स्ट्रगल यहाँ से स्टार्ट हुआ कि 12th हमने हिंदी से कर लिया और फिर नीट की प्रिपरेशन के लिए हम लोग आगे इंग्लिश के अंदर। तो खैर अभी तो हम लोग पहले एक बार थोड़ा सा नीट के बारे में भी देख लेंगे और साथ में फिर हम 12th के साथ भी चलते रहेंगे। तो 11th और 12th, 11th के टाइम पे तो 11th और 12th का जो ईयर्स था उस एरा पे कोविड का भी टाइम आ गया था तो उस समय पे प्रिपरेशन उसकी वजह से भी अफेक्टेड रही थी। और दूसरा वो था हिंदी मीडियम का फेज़। फिर जैसे नीट की प्रिपरेशन के लिए आए तो फिर आ गया इंग्लिश का फेज़। तो पहला तो कॉमन क्वेश्चन यही है कि जब हिंदी से इंग्लिश में फेज़ ट्रांसफ़र किया तो कुछ प्रॉब्लम थी या कॉमन था कि चलो चल जाएगा? ना प्योर हिंदी मीडियम वाले के लिए इंग्लिश में अचानक स्विच करना तो थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, तो मतलब बहुत दिक्कत होती है। तो हमने बहुत मेहनत की पहले साल में, तो बहुत मेहनत। तो इंग्लिश समझने के लिए पहले तो मैं समझने वाला था कि लिखना क्या है वो मैं अपने हाथ से हिंदी में ही जो हिंदी के इंग्लिश बनाते थे फेसबुक टाइप की जो लैंग्वेज होती है उसी टाइप में लिखते थे कि ये वर्ड बोला है तो ये लिखना है, ये वर्ड। मेरी सारी मैक्सिमम मिस्टेक होती थी तो वो मैं ही समझ सकता हूँ कि मैं कैसे पढ़ा है मैंने फर्स्ट ईयर में। हाँ अच्छा, पहले साल तो फिर शिफ्टिंग में ही प्रॉब्लम, फुल स्ट्रगल। और फिर कोविड का टाइम था, अलग चल रहा था तो फिर ऐसे कोचिंग तो फॉर्मल कोचिंग तो हुई नहीं थी, सब ऑनलाइन था। यूट्यूब था जो सब कर रहे थे वही हम भी कर रहे थे। बस थोड़ा सा ऑनलाइन में सिलेबस देख रहे थे मतलब एक ओवरव्यू था कि नीट में ये पढ़ना है बट बेसिकली इतना स्ट्रिक्टली पढ़ना है, इतना डीप में जाना है, ये इतना बताना था। और 11th और 12th के टाइम पे ऐसा कुछ डिसाइडेड था कि नीट ही करना है? ना ऐसा कुछ डिसाइड तो नहीं था। 11th-12th में कुछ डिसाइड नहीं था। जैसे 12th के बाद ऐसे ही आकाश का एंथे होते हैं वो दे दिया, उन्होंने बोला अच्छे परसेंटेज है तो आ जा। तो ऐसा ठीक टाइम पर कोविड लग गया था तो हम जा नहीं पाए, तो फिर यही यूट्यूब वगैरह से। वही हाँ, मतलब एक बहुत ही ऐसा फोकस नहीं था कि 11th से तैयारी चल रही है, ऐसा नहीं। मतलब ये है कि लगभग कितने साल की तैयारी चाहिए जो ज़रूरी है, अगर मेहनत के साथ की जाए तो नीट मतलब निकाला जा सकता है आराम से। अगर आपने स्कूल का स्टैंडर्ड सही है और 11-12 से आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाएगा, आपको टफ है नहीं। मतलब 12th के साथ निकालना टफ है नहीं टफ, मेहनत चाहिए, वो बहुत आसान है। और तुम ड्रॉप लेके करोगे तो वो ज़्यादा टफ पड़ेगा आपको। हाँ, फिर 2 साल भी कवर करने हैं, साथ में मेहनत भी करनी है। जो पढ़ा है, जो गलत पढ़ा है उसको भुलाना है, जो नया पढ़ा है वो सिलेबस टच करना है, पूरा ही पढ़ना है, तो फिर टाइम तो लगता है। दूसरा पैटर्न भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ डिस्क्रिप्टिव लिखना है, आंसर्स लिखना है, वहाँ MCQ सॉल्व करने हैं। MCQs तो टफ तो होते हैं, कन्फ्यूजिंग होते हैं। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर नहीं होंगे तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। ये तो है। अच्छा, तो खैर ये तो खैर हमने थोड़ा बहुत देख लिया कि नीट के बारे में हम लोगों ने ये किया। बट बेसिकली बच्चों के जो कॉमन क्वेश्चन रहते हैं ना, कि नीट में बायो का पोर्शन सबसे बड़ा है,
उससे क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। फिर केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक है, वो याद करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब ऐसा कोई बुक रेफरेंस कि बच्चे एक जगह पे स्टक कर जाएँ, इतना पढ़ना है और इतना पढ़ के काम बन जाएगा। क्योंकि आज के एरा पे तो रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, तब यूट्यूब भी भरा है, बुक्स मिल जाती हैं, PDF मिल जाती हैं। तो मतलब ऐसे कि एक लिमिटेड फेज़ पे बच्चा उतना ही पढ़े और वो उसके लिए सफिशिएंट हो कि 2 साल इतना पढ़ना है, तैयार करें। तो ऐसा कुछ अगर टिप्स हो पाए तो। देखो, किताबें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारा ऑनलाइन कंटेंट तो है ही, PDF वगैरह वगैरह सब बहुत कुछ है। हमने जितना ज़्यादा कंटेंट देखेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होना है। हमको सिर्फ बायो के लिए सिर्फ पकड़नी है NCERT की 2 बुक है 11th-12th की। बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप MTG प्रेफर कर सकते हैं। और एक आती है डॉक्टर अली की, इसमें एक चैप्टर कम से कम 200-250 क्वेश्चन होती है। वहाँ आधी प्रश्न होता है कि कितना क्वेश्चन करेंगे, तो आपको क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। क्वेश्चन आप इतना कर सकते हैं। और बायो के लिए सिर्फ NCERT, एक वर्ड भी आपने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। इसमें कंप्लीट NCERT आ रही है, पिछले 2020 से तो ऐसा ही ट्रेंड चला है, कंप्लीट NCERT आ रही है। और केमिस्ट्री के लिए फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो फिर भी सिंपल रहती है, न्यूमेरिकल वगैरह तो प्रैक्टिस पे बेस्ड है। बाकी दिक्कत होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि उसमें एक्सेप्शन है, हर एक लाइन पे एक्सेप्शन है, तो उसके लिए आपको NCERT पढ़नी है। इनऑर्गेनिक आप दूसरी बुक प्रेफर मत करना, सिर्फ NCERT प्रेफर करो। उसको जितनी बार रिपीट कर सको, कम से कम 3-4 बार तो रिपीट करना ही है एक टाइम से। और बाकी फिजिक्स के लिए तो क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन के लिए बुक है RLS, बहुत अच्छी बुक है, उसके जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी JEE मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बाकी नेट के क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। आप JEE मेंस के क्वेश्चन करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेंगे, एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि उसमें जो ट्रिक्स हैं वो बताते नहीं हैं, नीट वाले बताते नहीं हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और जो JEE मेंस के क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको टफ लगेंगे, लेकिन उससे आपका दिमाग खुल जाएगा, तो उससे आपको बहुत हेल्प होगी नीट के क्वेश्चनों में। फिजिक्स में जितने प्रैक्टिस कर सको, जितने टाइम क्वेश्चन कर सको, तो यही करना है। तो कुल मिला के जितना इसके अंदर है, पढ़ना जितना है उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करना। तब कुल मिला के अगर एक चैप्टर के अंदर जो डॉक्टर अली की बुक है, अगर 200 क्वेश्चंस हैं तो हर चैप्टर से 200 क्वेश्चंस वो, प्लस हमारे जो बुक्स के अंदर क्वेश्चंस हैं वो साथ में NCERT लाइन टू लाइन। बायो और इनऑर्गेनिक के लिए NCERT हो गई, ये एक प्रेफरेबल बुक्स, ये तो करनी ही करनी है, यही करनी है। बाकी एक्स्ट्रा ना करे तो चलेगा, ठीक है। क्योंकि मतलब बायो 360 आउट ऑफ 360 इसी से आते हैं। तो बायो का तो एक सेट है कि हमने केवल NCERT कवर करनी है, लाइन टू लाइन, ठीक है। वो मतलब पूरी याद कर देनी है पूरी। ऐसा करना है कि हमसे बोलते थे कि आपको सिर्फ NCERT में सिर्फ पेज नंबर नहीं पढ़ना है, बाकी आपने सब कुछ पढ़ना है और वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, ठीक है। मतलब ये कि पूरी की पूरी पेज का सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सिर्फ तो पेज नंबर अगर हम छोड़ दें सब याद करना है। तो सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। और इनऑर्गेनिक के लिए भी हम NCERT प्रेफर करेंगे और क्वेश्चन जितना कर सको। फिजिक्स के लिए हम बुक्स की तरफ जा सकते हैं। फिजिक्स को आप NCERT नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था। अच्छा, मैंने नहीं पढ़ा था और फिर भी ठीक था, इसको ऐसा कुछ था नहीं। अगर जैसे फिजिकल के न्यूमेरिकल हैं, फिजिक्स के भी हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के भी हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री के तो फिर भी, बट फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में बहुत फंसते हैं बच्चे। और खासकर क्योंकि ये मैथ्स वालों के लिए है नहीं, बायो वाले दे रहे हैं, तो बायो वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो न्यूमेरिकल्स में है। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कैसे की? फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल के लिए अप्रोच करना आना चाहिए। एक बार जो अप्रोच करना आपको आपके टीचर ही सिखा सकते हैं। अगर आप उनके साथ अप्रोच करना सीख गई, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बस अप्रोच करना आना चाहिए कि पूछ क्या रहे, शुरुआत कहाँ से करनी है। बस क्वेश्चन तो सिंपल है, जो पढ़ा है वही आने हैं। बस आपको पता करना चाहिए कि अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप से अप्रोच करनी है। किसी में सिर्फ डायमेंशन से बन जा रहे हैं, किसी में फॉर्मूले से बन जा रहे हैं, किसी में बेसिक कॉन्सेप्ट से करने हैं। तो आपको लगातार करने पड़ेंगे, वो अप्रोच आपको टीचर से ही सीखनी पड़ेगी। कुल मिला के मतलब क्वेश्चंस की लैंग्वेज पकड़नी है, लैंग्वेज पकड़नी, वो पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये तो खैर बेसिक तैयारी के लिए हम लोगों को NCERTs तो पढ़नी ही पढ़नी है, साथ में ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अच्छा, इसके अलावा एक और है PYQs, वो भी जैसे प्रीवियस ईयर्स में जितने आए हुए हैं वो कुछ किए थे सॉल्व एग्ज़ाम के लिए। नीट के PYQs तो आपको करने ही पड़ेंगे। अच्छा, बाकी आप ज़्यादा पीछे जाएंगे, 2008 से पीछे जाएंगे तो उसमें पूरा पैटर्न ही अलग है। 2012 से थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 2012 से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमको NCERT में नहीं मिलेंगे। कुछ नहीं तो डरने नहीं उनसे। तो प्योर NCERT का पैटर्न बना है हमारा 2020 से। आपको 2012 से भी PYQ करते हैं नीट के, तो वो सफिशिएंट है। अच्छा, मतलब कुछ किए थे ऐसे PYQs? कितने साल के किए थे? मैंने मैक्सिमम 2012 तक ही किए थे, मैंने उससे पीछे गया भी नहीं। तो 12 से 22 तक के सारे किए थे? सारे किए थे, मतलब टच कर लिए थे। अभी तो मेहनत करने के बाद तो फिर तो होता हो ही ही जाते हैं। तो जैसे क्वेश्चंस किए MCQs, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सारे PYQs आ रहे हैं। सारे तो किसी को नहीं आते हैं। तो फिर कभी ऐसा लग रहा था कि टफ हो रहा है, या नहीं ठीक है रात को चेक किया शाम को कि नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे, हो जाएगा?
देखो डिमोटिवेट तो आदमी हर बंदा है डिमोटिवेशन तो सबको मिलेगा, वो भले ही टॉपर हो कोई कुछ भी हो, क्वेश्चन तो उससे भी नहीं बन रहे होंगे। बस बाकी आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि आपको अप्रोच कैसा करना है क्वेश्चन को, आपको हार नहीं माननी है। जब भी आपको लो फील करो तो आप अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से, तो उनसे बात कर लो तो आप थोड़ा सा रहते हैं। ये बेस्ट मोटिवेशन है, मतलब फैमिली को देख लो एक बार, तो एक बार आप अपने फैमिली के स्ट्रगल को देख लो तो आप हमेशा मोटिवेट रहोगे। बाकी अगर आप ऑनलाइन मोटिवेशन देखोगे वो आधे घंटे का सेशन होगा और 5 मिनट का मोटिवेशन होगा, बाकी वो टाइम बर्बाद ही है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। नीट के ये 1-2 महीने का पेपर है नहीं, 1 साल का है और एग्ज़ाम टफ नहीं है, एग्ज़ाम की प्रोसेस ज़्यादा टफ है। जो 1 साल आप अच्छे से झेल लेगा उसका निकल जाना है। जो लगातार बैठ गया ना 1 साल तक उसका तो क्लियर है कि हो जाना है। बस लास्ट टाइम आपको अपना आपा नहीं खोना है, बस पेशेंस बनाए रखना है कि हो जाना है, आपसे हो ही जाना है। बस 1 साल की कंटिन्यूस एफर्ट्स और एक अपने आप में भरोसा रखना कि हो जाएगा। भले ही आपके अच्छे मॉक टेस्ट में जा रहे हो, किसी के अच्छे नहीं जाते, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, लेकिन भरोसा रखना है कि हो जाना है। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, लास्ट में हो ही जाना है। तो अभी तक के हिसाब से एक तो हमने बुक्स देख ली और PYQs भी चेक कर लिए, MCQs भी सॉल्व करने हैं, इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी आती हैं, तो वो लेनी है कि छोड़ सकते हैं? टेस्ट सीरीज़ को तो छोड़ नहीं सकते आप, टेस्ट सीरीज़ तो करनी पड़ेंगी आपको 100%, वो मस्ट कंडीशन है। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से आपको आइडिया आता है कि आपको क्या कैसे अप्रोच करने क्वेश्चन की, किस टाइप का पैटर्न आना है। बाकी टेस्ट सीरीज़ करोगे तो माहौल का पता चलेगा, इन्वायरमेंट बन रहता है और OMR प्रैक्टिस, क्योंकि बबल फिलिंग तो मिस्टेक सबसे होती है। मेरे इस बार भी कम से कम 4-5 तो बबल मिस्टेक थी और क्योंकि इतने प्रैक्टिस करने के बाद मिस्टेक हुई तो समझ सकते हो कि कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है OMR में। तो फिर टेस्ट सीरीज़ तो मस्ट है कि वो आपको एकदम पूरे फुल सिलेबस में आपको एकदम सिलेबस से टच करके रखेगा कि ये आपको कमज़ोर है, ये आपको बताएगा कि ये कमज़ोर है, ये पढ़ना है, ये थोड़ा ठीक है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन आपको ऊपर से तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जिसमें कमज़ोर है उसको डीपली पढ़ सकते हो, तो आपका टाइम बचेगा। और टेस्ट सीरीज़ के बाद उसके एनालिसिस ज़रूरी करने हैं। अगर एनालिसिस नहीं करोगे तो टेस्ट सीरीज़ का कोई फ़ायदा है नहीं। तो बेसिकली टेस्ट सीरीज़ देनी नहीं है, एनालिसिस भी करना है और अपना साथ में पढ़ भी लेना है। पढ़ भी लेना है। जो इसके साथ साथ अब हमने ये टेस्ट सीरीज़ भी कर ली, तो मतलब क्वेश्चंस का तो एक लंबा चौड़ा सेट हो गया, मतलब एक चैप्टर से कम 600-700 के आसपास के क्वेश्चंस बन जाते हैं, सब मिला के इतने क्वेश्चंस हो जाते हैं। और फिर क्वेश्चंस यहीं से आने भी हैं, इतने क्वेश्चंस करके वैसे मैक्सिमम बच्चों के क्वेश्चन यहाँ से आ भी जाते होंगे। तो क्वालिफाइंग के आसपास तो यहाँ से आ ही जाते हैं कि ठीक ठाक रैंक मिल जाए उससे, इतने यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर थोड़ा एक्स्ट्रा किसी ने पढ़ लिया। अच्छा, JEE वाले क्वेश्चन का फ़ायदा नीट में होगा? फिजिक्स में 100% फ़ायदा होगा। अच्छा, क्योंकि आप जब तक यही मेंस को नहीं करोगे तो आपको ट्रिक्स जो एक्स्ट्रा ट्रिक्स हैं वो पता नहीं चलेंगे। आप भले ही रट लो क्वेश्चनों को, लेकिन आपको ट्रिक नहीं पता होगी कि कौन सा ट्रिक कहाँ पे लगना है। वो अप्रोच आएगी आपको JEE मेंस के क्वेश्चनों से। तो जितना JEE मेंस के क्वेश्चन करोगे तो नीट में नहीं है। तो JEE मेंस के क्वेश्चंस को ट्रिक जानने के लिए सॉल्व किया और वो अप्लाई कर दी नीट में। क्योंकि बायो के बच्चों को ट्रिक्स पता नहीं होती कि जो मैथ्स की ट्रिक्स होती है वो JEE मेंस के बच्चे ही बता सकते हैं आपको, और उन्हीं के टीचर बता सकते हैं। तो जितने JEE मेंस के क्वेश्चन करोगे आपको फंसना तो ज़रूरी है। जितना आप अटकोगे और जितना डाउट आएगा आपको फिजिक्स के क्वेश्चन में, उतना आपको बेनिफिट है, क्योंकि उतने सारे ट्रिक्स आपको पता चलेंगे कि ऐसे बनना है, कि अप्रोच ऐसे करना है, और ये ट्रिक यहाँ पे लगेगी, ये ट्रिक यहाँ पे लगेगी, और डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो वो आपको एडिशनल बेनिफिट है। आप नीट के क्वेश्चन करो ना करो, आपको JEE मेंस के क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, जरूर करनी चाहिए। एक तो अप्रोच भी पता चल गया और ये ट्रिक भी अच्छी है कि चलो यहाँ फिजिक्स में सॉल्यूशंस नहीं है, यहाँ ट्रिक्स लगा रही हैं, तो वो JEE से सीख के यहाँ अप्लाई डायरेक्ट करनी है। उससे टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि नीट में तो टाइम का भी बहुत ज़्यादा है। टाइम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइम 200 क्वेश्चन है, उसमें से छोड़ने 20 क्वेश्चन है। अब 200 मिनट है, 200 मिनट में 200 क्वेश्चन भी हैं। किसी में जब 10 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं। बायो में तो फिर भी सिंपल है, 1 घंटा तो लगता है बायो में। अगर आपको 360 आप सोच रहे हो तो 1 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। ये तो वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, समझना है, फिर ऑप्शन वगैरह, फिर आपको जो छोड़ने हैं वो वाइजली चूज़ करने हैं। फिर ऐसा ना हो कि आपको जो आ रहा हो वो छूट जाए और जो गलत हो रहा हो वही टिक हो जाए OMR में, तो उस टाइम तो बहुत लगता है। और आपकी स्पीड मेंटेन करने के लिए टेस्ट सीरीज ज़रूरी है। मतलब OMR प्रैक्टिस एक, बहुत सारे क्वेश्चंस दो और अपना रोज का पढ़ना। अच्छा, इसके अलावा एक रिवीजन की बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब रिवीजन का क्या स्ट्रेटेजी था? पूरा पढ़ा फिर रिवीजन किया, या चैप्टर के बाद रिवीजन, या हर दिन रिवीजन? आप रिवीजन देखो कि आप पढ़ो ना पढ़ो वो अलग बात है, आपको रिवीजन तो करना ही है। पढ़ो नहीं भी पढ़ो तो चलेगा, आपको रिवीजन कम से कम 3 या 4 बार तो करना ही पड़ेगा चैप्टर के साथ साथ। बाकी फिर जो टेस्ट सीरीज हो रही है टेस्ट के साथ साथ, फिर जो क्वेश्चन छूट जा रहे हैं वो अलग से करने हैं।
जो आपसे नहीं बने क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में या PYQs में प्रैक्टिस में जो नहीं बने, उनकी आप अलग कॉपी बना के उसको रिवीजन के टाइम पे याद का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जो सिंपल क्वेश्चन वो तो बन ही जा रहे हैं, टाइम वेस्ट है। जो नहीं बन रहे उनको अलग से नोट करोगे तो रिवीजन के टाइम पे वो आपको हेल्प करेंगे, तो टाइम बचेगा और एफिशिएंटली रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि जो सिंपल है तो वो तो हो ही गए हैं, जो टफ है वही रिवीजन करना है, तो वही करना है। तो मतलब एक लाइन में नहीं भागना है कि क्वेश्चन ही करते रहने, जो नहीं आ रहे हैं उनको अलग से किया, फिर उसका भी रिवीजन किया, साथ में क्वेश्चन पेपर भी रिवीजन करते रहे। तो पढ़ना उससे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन और क्वेश्चंस करना। पढ़ते तो सभी हैं, पढ़ते तो इतने 20-22 लाख भर रहे हैं फॉर्म, तो सभी पढ़ रहे हैं। जो ज़्यादा रिवीजन करता है होना उसी का है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना ही पड़ेगा। चलो ये सब तो ठीक है। अभी मैंने देखा सोशल मीडिया अकाउंट्स भी अभी रिसेंटली नए नए खुले हैं शायद, मतलब इस पूरे बीच कट ऑफ था या कोई दूसरी आईडी थी, अभी नई आइडिया बनाई? ना मैं ऐसे एक्टिव तो नहीं था, बस व्हाट्सएप पे एक्टिव था क्योंकि उसमें ग्रुप वगैरह तो बाकी कोई नहीं, टेस्ट सीरीज वगैरह, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, मतलब इससे कोई फ़ायदा होता है या ऐसे ही है? देखो टाइम तो बचता है, अगर आप सोशल मीडिया में जाओगे तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं। फ़ोन ही पकड़ो आप कम से कम 5-10 घंटे तो वो खा ही लेता है। हाँ। कुछ ना ही पकड़ो तो हल्का फुल्का देखोगे तो फ़ोन को। हाँ, फिर स्क्रॉलिंग है, आजकल तो इंस्टा फेसबुक सब भरे हुए हैं। वो एडिक्टिव है, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। जितना दूर रह सको उतना अच्छे है। तो लगभग 1-2 साल सोशल मीडिया से कट ऑफ करना ही करना है, अगर आप वो फ़ायदेमंद भी है। अगर आप सोशल मीडिया से कट ऑफ करोगे तभी आप अच्छा एम्स के कट ऑफ क्लियर कर पाओगे, उस लेवल का। अच्छा, मेन ड्रीम का वही है। हाँ, तो ये तो है। सोशल मीडिया का खैर क्रेज तो है आजकल। अच्छा, फ़ोन का क्या था, मतलब फ़ोन ने ऐसा एडिक्शन वगैरह कुछ नहीं किया कि? अब फ़ोन का तो एडिक्शन तो था ही। अब जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि मैं कम से कम 5-6 घंटे चलाता था, लेकिन अब बहुत परेशान हुआ था कि मैं बंद कर दूँ, ये कर दूँ। मैंने ट्राई भी किया लेकिन बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि हम घर से दूर है तो घर वाले भी चिंता में रहते हैं, तो बंद भी नहीं कर सकते। तो अब थोड़ा सा लिमिट लगा सकते हैं कि इतना इतना करना है, इतना करना है। हाँ, ये लेकिन टाइम वेस्ट तो होता है। मैं कंप्लीट फ़ोन बंद नहीं कर पाया, लेकिन टाइम वेस्ट मेरा बहुत हुआ फ़ोन के चक्कर में। जिसमें पढ़ाई करने बैठो तो फ़ोन को तो स्विच ऑफ ही कर दो। आप भले पढ़ाई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह हुए हैं तो लैपटॉप से करो या टैबलेट से करो, फ़ोन से तो करो ही मत। तो मतलब फ़ोन का एडिक्शन तो है, एक प्रॉब्लम तो करती है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो जब रिज़ल्ट आया मतलब जैसे, तो फिर रिज़ल्ट वगैरह चेक किया तो फिर घर फ़ोन किया होगा? हाँ। अच्छा, घर में यहाँ कौन थी, दादी थी? यहाँ दादी थी। तो सबसे पहले दादी को बताया कि घर फ़ोन किया? सबसे पहले दादी को बताया, मेरा छोटा भाई आशीष, उसने चेक किया मेरा रिजल्ट, क्योंकि मैं तो हुक खो बैठा था कि अभी साइड क्रैश हो चुकी थी। तो मेरा भाई लगा था लगातार कि जैसे एक बार में खुला उसने डाला तो आ गया रिजल्ट, उसके बाद किसी का नहीं आया, साइड दोबारा क्रैश हो गई। तो इसमें रिजल्ट आ गया, रिजल्ट देख गया हमको तो भाई खुश, भाई खुश, तो दादी खुश, दादी को सबको पता चल गया। फिर घर फोन गया, सब सोए थे, 10-11 बज चुका था। हाँ, रात को तो गाँव साइड को तो 7-8 बजे रात हो जाती है। रिजल्ट भी लेट आया था। रिजल्ट भी लेट आया था, तो फिर घर से कॉल किया, 2-3 टाइम कॉल किया, तब उठाया उन्होंने कि तो क्या जो हो गया आज रात को इतनी देर में कौन कर रहा है। ठीक। तब बताया तो सब खुश हो गए, मतलब बहुत जोर से चिल्ला गए गाँव में। तो फिर तो सारे गाँव से फिर फ़ोन आने लग गया होगा रात को? तो फिर रात को 1-2 बजे तक आए तो रहे, फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया एक्चुअली क्योंकि मैं इतना अटेंड नहीं कर पाया। फिर रात को नींद आई? उस रात को नहीं आई? उस दिन नींद कहाँ आती है, उस दिन तो 2-3 घंटे सोया, फिर सुबह से और कॉल आने लग गए। खैर अब फिर एक अचीवमेंट आ गई, तो उसके बाद तो चलो ठीक है। पर ये सब वो जो रातें पहले बर्बाद करी, जो पढ़ते गए, जिनमें रात भर लगे रहे, वो तो है। तो ऐसा कुछ है मतलब इतने घंटे पढ़ना है या नॉर्मली एक जितना भी पढ़ो बट प्रोडक्टिव पढ़ो? देखो मेरा ऐसा था कि मैं कभी कभी तो मैं 12-13 घंटे या 14 घंटे भी बैठ जाता था, कभी कभी मैं 12-13 घंटे सो भी जाता था, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं थी मेरी, लेकिन मैं जब भी पढ़ता था एकदम एफिशिएंटली पढ़ता था कि एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ, जितना फ़ोन हो सके साइड कर लो, बाकी पढ़ना है तो 3-4 घंटे फिजिक्स वगैरह ऐसे जितना पढ़ सको फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है। अब हर दिन तो सेम नहीं जाते टाइमिंग, कभी 12-13 घंटे पढ़ाई हो रही है, किसी दिन 8-10 घंटे, किसी दिन 4 घंटे, किसी दिन हो भी नहीं रही है। लास्ट टाइम पे तो मैं अप्रैल के महीने में मैंने फुल चिल किया है, क्योंकि मैंने साल भर मेहनत करी थी, तो मुझे ऐसा कोई डर था नहीं, मतलब कि नहीं होगा नहीं होगा, मुझे पता था कि मेरा हो जाना है, लग तो रहा था कि 600 आ ही जाएंगे। तो फिर मैंने फुल चिल किया, तो मैं एकदम सोता था, फिर मैं दिन भर सोता था, मैं 10-12 घंटे सोता था। लेकिन पहले मेहनत कर दी है तो बाद में काम आ जाएगा। मैंने 10 महीने लगातार मेहनत कर रखी है, एकदम फुल मेहनत कर रखी है 10-12 घंटे, क्योंकि हम सोते नहीं थे रात को सोया नहीं, हम सुबह सोए, हम 9-10 बजे सोए, 3-4 बजे खाना बनाया हमने, फिर खाया, फिर वही 2-4 घंटे बाद ऐसे टाइम वेस्ट हुआ, फिर रात को 9 बजे फिर और पढ़ लिया। ऐसे हम 9 से 9 या 9 से 10 ऐसे पढ़ रहे थे रात को ही।
दिन में तो नहीं हो पाता। तो खाना वाना सब खुद ही बनाना होता था? हाँ खुद ही होता था, या फिर ऐसा कभी मन नहीं है तो ऑर्डर कर लो। मैं ऐसा नहीं तो खाना खुद ही बनाओ? खुद बनाओ। तो कोई साथ में दोस्त वगैरह भी थे या हाँ अकेले? रूममेट थे मेरे। अच्छा, वो भी नीट वाले ही थे सारे? वो भी नीट वाले थे। उनका फिर हुआ फिर या उनका भी नहीं अभी हुआ। और करने वाले हैं तैयारी? उनका नहीं हुआ, वो मेरे साथ थोड़ा से, हम जब भी करते थे पढ़ाई करते थे लेकिन एब्सेंट करते थे। लेकिन हम मस्ती भी बहुत करते थे, कि हमने मस्ती बहुत करी, तो वो मेरे साथ मस्ती में रहे। अच्छा। और जिसमें मैं पढ़ने अकेले बैठा, वो अकेले ना बैठ के हाँ फ़ोन के साथ बैठ गए पढ़ने। ठीक, तब नहीं हुआ उनको उनका। यहाँ में नुकसान हुआ। हाँ मतलब मस्ती तो दोनों ठीक ने है, की थी, बराबर की थी बस मस्ती। पढ़ाई बराबर नहीं कर पाए। पढ़ाई में वो एफिशिएंसी नहीं ला पाए। चलो अब वो ले आएंगे, आप थोड़ा सा उनका भी समझ में आ जाएगा कि यार स्ट्रैटेजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, ठीक है। हाँ। मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती पढ़ाई के अंदर ही घुस जाना है पूरा, पढ़ाई ज़बरदस्ती दोनों चीज़ें मैनेज करके चलनी है। तो आराम से हो जाना है। फिर एग्ज़ाम टाइप नहीं है, एग्ज़ाम तो वही 11th-12th ही है। प्रोसेस है, जब आप सेल्फ डिसिप्लिन है, पढ़ रहे हैं लगातार, ऐसा थोड़ा बहुत जितना भी पढ़ रहे हैं आप, अगर 100% दे रहे हैं अपना, तो आसान है, एकदम सिंपल है पेपर। और 22 लाख के नंबर से डरना नहीं है, वो तो खाली भीड़ उड़ाने के लिए है। उसमें से 20 लाख तो सिर्फ 150 नंबर वाले हैं। 2 लाख के बीच में रियल कॉम्पिटिशन है, 2 लाख के बीच में है 50 लाख से। इतना टफ भी नहीं जितना कि लोग हाइप बना के बैठे कि बहुत टफ है, बहुत टफ है। बाकी हम अपनी गलतियाँ करते हैं तब हमको टफ लगते हैं। बट मेहनत चाहिए, मेहनत चाहिए, वो 1 साल देनी आपको पड़ेगी। डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। जब तक आप सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, और आपको ही करना है, क्योंकि दूसरा तो आने वाला है नहीं। और जितना डाउट पूछ सकते हो आप टीचरों से, एकदम माइन्यूट से माइन्यूट है। मैं तो ऐसे सिंपल डाउट पूछा था जिसमें मेरी पूरी क्लास हंसती थी मेरे पे। पर वो हंसी वर्थ इट है। अभी तो रिजल्ट मिल गया है तो अब वो सब वही देख अब रहे हैं। क्योंकि मेरे को नहीं आ रहा था तो मैं हाँ। बैठता कि वो चुपचाप ठीक के है, बैठता, क्योंकि मैंने पैसे दे रखे। वो नहीं, सीधी वो सी तो बात लॉजिक है। है। अगर हम कहीं भी दे रहे हैं तो वो ऑब्वियसली अपने क्योंकि एक उनको भी फर्क नहीं कन्फ्यूजन पड़ना। प्रॉब्लम कर सकता है। क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि उनको तो आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा तो मैं तो पूछूंगा ही। फिर वो मार्क्स तो अपने ही कटेंगे उसमें। हाँ अगर बाई चांस अगर वही क्वेश्चन आ गया और वही कॉन्सेप्ट आ गया, मेरे तो लग जाने। हाँ, ये तो जरूरी है। हाँ, तो जितना आपको तो देखो, इज्जत तो लोग डिजर्व नहीं करते हो स्टूडेंट लोग। जितना आप बेशरम हो सकते हो या जितनी बेइज्जती सहन जितना कर पूछ सकते हो, जितना पूछो आप। कई बार तो टीचर भी डांटेंगे कि आप इतना पूछ रहे हैं, ऐसा पूछ रहे हैं, इधर सिंपल पूछ रहे हैं। उस तरह सहन करना है कि रिजल्ट उन्हीं क्वेश्चन में आना है, जितना क्रिस्टल जितना बेसिक आपका क्लियर हो ना, उतना अच्छा रिजल्ट आना है। क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, 11-12 का फिक्स सिलेबस है, फिक्स सिलेबस वो पूरा पढ़ देना है, वो पूरा वही पढ़ना है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ आना एक्स्ट्रा है कुछ नहीं। पढ़ना नहीं है। हाँ, बाकी वही है कि अप्रोच तो वही है कि आप पढ़ तो रहे हो, सही है, जितना टाइम मल्टीपल टाइम रिविजन करो वो बेनिफिट करेगा। और बाकी एनसीईआरटी को तो बायो की एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड चार्ट देंगे। कम से कम मैंने 9-10 बार पढ़ी थी, तो मैं आपको कहूँगा कि 9-10 बार तो आप भी पढ़ो। पढ़नी है। नहीं भी पढ़ते तो 5-6 बार फिर भी पढ़ो। हाँ, मतलब एनसीईआरटी तो वर्ड टू वर्ड पूरी याद कर वर्ड टू लेनी वर्ड है। पढ़नी है। आप एक्स्ट्रा नहीं भी पढ़ोगे ना, आपको बहुत सफिशियंट है एनसीईआरटी, एक वर्ड भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो बायो तो मतलब एनसीईआरटी से हो जाएगा, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी से NCERT से है। हो बाकी के लिए प्रेफर कर सकते हैं दूसरी बुक्स या नोट्स हाँ। वगैरह, ये प्रेफर हो जाएगा। वो तो आपकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक तो है। उनमें हाँ, क्वेश्चन वहाँ हो से जाते modules आ जाते हैं, हो जाते तो हैं, मैक्सिमम वहाँ से तैयारी हो जाती है। हो जाती है। बाकी जो इंस्टीट्यूट में बायो वगैरह एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं वो वर्थ इट नहीं है, वो खाली टाइम वेस्ट है बच्चों का भी। बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चन बाहर के तो आने ही आने हैं, उस पर आपको घबराने नहीं, क्योंकि वो कुछ वैल्यू के हैं नहीं। जो बाहर के क्वेश्चन है वो बाहर के ही है, जो वो 12th नीट तक में है वो नहीं काम का है। वो हाँ, जो एनसीईआरटी की लाइन है वही वो इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। और आप एनसीईआरटी की लाइन को ऐसे नहीं कर सकते कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। वहाँ का हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। फिर थिन और थिक में कंफ्यूज कर देते हैं। फिर कई बार हमारे ऐसे क्वेश्चन गलत हुए थे जिसमें थिन, थिक या फाइब्रस या कार्टिलेजिनस, इस टाइप के क्वेश्चन में हमको कई कंफ्यूज, इतना घुमाए कि हम लास्ट में खुद ही सीख गए कि हमको क्या क्या पढ़ना है। हाँ, फिर धीरे धीरे समझ में आ गया कि ये वर्ड कहाँ पे फंसा रहे हैं, कहाँ पे फंसा रहे हैं कि वो। और बाकी जितने एनसीईआरटी के टेबल हैं, डायग्राम हैं, वो आपको रट देनी है, उनको छोड़ नहीं सकते आप। बायो तो टोटली हमारा प्रेफरेबल हो गया कि हमें पढ़ना एनसीईआरटी ही है, बाकियों के लिए भले ही तुम प्रेफर कर लो, बायो तो पूरी एनसीईआरटी याद होनी चाहिए। अब फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी, फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी देखो मैंने तो नहीं किया था, तो मैं ऐसे प्रेफर भी नहीं करूँगा कि एनसीईआरटी करो, क्योंकि उससे और कुछ होना नहीं है। एनसीईआरटी से कभी कभी बेसिक क्वेश्चन थ्योरी वगैरह आ जाती है, जो कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उसमें भी आई जानी। मैं तो बोलूँगा कि ज़्यादा सोर्सेज के पीछे नहीं भागने हैं, 1-2 सोर्स पकड़ने हैं, उसी को अच्छे से करना है, मल्टीपल टाइम्स करने हैं। बाकी जो डिफ़िकल्टीज आ रहे हैं उनको अलग से कॉपी में करना है, वो ज़रूरी है। अगर आप अलग से कॉपी नहीं बनाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको डिफ़िकल्टी किस पे आई थी, तो आप रिवीजन करते टाइम भी सारे क्वेश्चन करोगे
वो टाइम वेस्ट है, फिर उसी क्वेश्चन में एग्जाम में फंस जाएंगे। फंस जाएंगे। फिर जो सिंपल क्वेश्चन हो तो छूट ही जाने, वो तो आ ही रहे हैं हमको, उसमें वो तो टाइम वैसे वेस्ट भी आ रहे हैं। वो टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। या तो आप अलग से कॉपी बना लो ट्रिक्स के लिए, एक फॉर्मूला बुक तो होनी चाहिए। बाकी एक जो डाउट है जिसमें आप फंस रहे हैं उससे क्वेश्चन कर लो अलग से, अलग कॉपी में अलग क्वेश्चन। हर सब्जेक्ट के लिए प्रेफर कर सकते हो आप ऐसे, और रिविजन के टाइम पे वही बुक आपकी बहुत काम आएगी। जैसे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, वो कैसे याद करें? केमिकल रिएक्शन का तो ऐसे है जो वो प्रैक्टिस पे बेस्ड है कि एक बार आपको समझना है, बेसिक कुछ रिएक्शन से हो, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ है, बहुत टफ है। इनऑर्गेनिक का ऐसा नहीं है कि हर लाइन पे एक्सेप्शन है। जो ऑर्गेनिक की रिएक्शन हो सारी एक ट्रेंड पे फॉलो कर रही होती हैं, ज़्यादा टफ नहीं हो रही होती, वो सब मैकेनिज्म बेस्ड हो, मैकेनिज्म बेस्ड है, सिंपल सी बात। बाकी आप देखो कितना प्रैक्टिस करोगे रिएक्शंस की, तो आप देख देख के फिर बनाने लग जाओगे। लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिस करनी है ऑर्गेनिक रिएक्शन की। एक बार आपने ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू कर दिया तो आपको उसको रिविजन करना ही पड़ेगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते। भले ही आप फिजिकल का पढ़ो, अभी इस कोचिंग में चल रहा हो या रिविजन में चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, आपको ऑर्गेनिक अपने एक बार स्टार्ट कर दी पढ़ना तो आपको लगातार रिविजन करना ही पड़ेगा। भले ही आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, लगातार पढ़ना पड़ेगा। तो लास्ट में तो आपको देख के बना दोगे रिएक्शन, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ऑर्गेनिक सिंपल रहती है, तो हाई बनाने की जरूरत है नहीं। कुछ एक दो टॉपिक रहती है जैसे स्टीरियो वगैरह, ऑप्टिकल, जिसमें कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, तो वो याद करने पड़ेंगे। उसमें तो दिक्कत रहती है। उसमें तो खुद मेरे को भी दिक्कत थी, तो मैंने कुछ टॉपिक आपको छोड़ने भी पड़ सकते हैं, मैंने छोड़े थे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये केमिस्ट्री में ये मैंने छोड़ी थी ऑर्गेनिक में, क्योंकि वो 3-4 साल से आ भी नहीं रही थी, तो मैं ज़रा रिस्क तो था नहीं। अब एक दो क्वेश्चन का रिस्क तो लेना पड़ता है, या तो आप पूरा ही पढ़ लो, या तो आप समझ लो पूरा, या तो रट लो। अब रट्टा तो बहुत कुछ है, तो हमने छोड़ दिया। जब इतना लंबा कंसेप्ट है और एक क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वाइज रह के छोड़ देना उसको, छोड़ देना कि आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो दूसरे कॉन्सेप्ट पे। उसमें हम वो पढ़ लेंगे जो ज़्यादा आता है, जो ज़्यादा जिसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पता चलेगा PYQ से, PYQ से कौन सा पोर्शन आ रहा है। हाँ, PYQ इंपॉर्टेंट है, वो तो करना। कुल मिला के ये सारा हमने जोड़ के एक अच्छा खासा तैयारी का अपना बना लिया। तो वैसे अगर 11th और 12th 2 साल कोई अच्छे से मेहनत कर ले तो टफ है नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से। फर्स्ट अटेम्प्ट वो 12th के साथ ही आराम से निकाल देगा। ऐसा कोई हाइप बनाने की ज़रूरत है नहीं, जैसे कि बना रखी है कि ये टफ है, लेकिन मेहनत है, और मेहनत सबके बस की नहीं है। सब वो वही तो बोल रहा हूँ मैं कि एग्ज़ाम टफ नहीं है, एग्ज़ाम तक पहुँचने का जो प्रोसेस है, जो जर्नी है, वो बहुत टफ है। क्योंकि उसमें आप हर बार डाउन होंगे, क्योंकि हर दिन एक ऐसा नहीं रहता। आपको गिरना भी है, आपके अप्स आएंगे, डाउन्स भी आएंगे। आप मोटिवेट भी रहोगे, आप डिमोटिवेट भी रहोगे। उस टाइम पे आपको संभालना है और मेहनत करते जाना है, मेरा टफ नहीं है। खैर अब तो रिजल्ट आ गया है, अब थोड़ा ये वाली मेहनत का फेज़ कम हो गया। अब वहाँ कॉलेज में जाके करनी है मेहनत, वहाँ दोबारा से उतना ही पढ़ना है, वहीं से ज़्यादा पढ़ना है। हमने मेडिकल फील्ड चूज़ किया तो अब पढ़ने के लिए चूज़ किया है, पढ़ना ही तो पड़ेगा। आप भले ही बुढ़े हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, तो पढ़ते रहना है। तो अब फैमिली के साथ क्या है कुछ प्लान इस बीच की? अब थोड़ा कुछ दिन यहाँ फैमिली के साथ एंजॉय वगैरह करेंगे? हाँ, अभी सोचते हैं थोड़ा बहुत। हमारा तो पहाड़ के हैं तो हम मंदिरों में ही जाएंगे और कहीं जा सकते हैं। नहीं वो खैर, हाँ, हम 2-4 मंदिरों में जाएंगे और थोड़ा कल्चर भी वही है, बाकी वही उन्हीं की कृपा है। बस हाँ, कृपा भी वही है बेसिकली। बाकी सपोर्ट तो उन्हीं का रहता है हमेशा। ये तो है। तो इस बीच तो वैसे फैमिली से भी बहुत ज़्यादा बात हुई नहीं होगी? हाँ, तैयारी के दौरान पे वैसे ही कम। तो अब जब रिजल्ट आ गया है तो अब कुछ फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा टाइम। हाँ, टाइम। फिर काउंसलिंग है, कॉलेज है, इससे पहले। हाँ, क्योंकि उनकी खुशी बहुत बड़ी खुशी है, उनको खुश देख के हमको खुशी मिल रही है अभी। खैर उन्हीं का स्ट्रगल था जिसने यहाँ मोटिवेशन दिया है, और ठीक है, उनका भी टाइम है अभी उनका टाइम है, वो बहुत खुश है अभी। ये अच्छी बात भी है। तो अभी सारे घर वाले वहीं होंगे गांव में ही? गांव में ही है अभी। तो वो आएगा 20 यहाँ? अभी तो नहीं आए हम, अब मैं ही जाऊँगा मिलने उनसे। अभी घर में काम भी चलता है तो खेती वगैरह की। हाँ, खेती वगैरह भी हुई। खैर पहाड़ का तो ये खैर अपना है, जिससे खाना खा रहे हैं उसी से करना है। ये तो है। खैर अब थोड़ा सा अच्छा है कि उन्होंने भी मेहनत करी, उन्होंने भी पढ़ाया, तो अब सारा स्ट्रगल तो उन्हीं के है। मतलब किसी से भी गए, कुछ भी गए, बट एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स जो हैं उनकी मेहनत सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो उन्हीं का रहता है, रोल तो उन्हीं का रहते हैं। हम तो खाली पढ़ रहे हैं, हमको तो पकाए मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, जितनी भी मेहनत करनी उन्होंने करनी है, हमने तो सिर्फ पढ़ना है और अपने आप को संभाल रहे हैं, और ऐसे कि संगत से दूर ही रहना है। फ्रेंड्स भी इतना दूर रखो तो उतना तो दूर रहो। हाँ, तो इस बीच फ्रेंडशिप थी या फ्रेंडशिप थोड़ा कम कर रखी थी कि चलो? फ्रेंडशिप देखो, अब रूममेट है तो बोलना तो पड़ेगा ही। रूममेट है तो बोलना पड़ेगा। बाकी ऐसा कोई ऐसे क्लोज फ्रेंड्स तो या बातें आती तो बहुत कम, कि मतलब घर में बात नहीं हो रही तो दोस्तों के बात करने का तो टाइम है ही नहीं। और कुल मिला के थोड़ा सा 1 साल का एक अच्छा खासा टाइम टेबल बना के
स्टक टू द टाइम टेबल, आइसोलेशन तो जरूरी है। आइसोलेशन जरूरी है, अगर आप ड्रॉप करें तो आइसोलेशन जरूरी है, और आपको सेल्फ मोटिवेट रहना पड़ेगा। दूसरे मोटिवेट करेंगे तो आप कुछ नहीं है, वो टाइम वेस्ट ही है। और बाकी जो आजकल ट्रेंड चला है कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे को कभी ऑनलाइन समझ में नहीं आया। मैं भले कितना ही पढ़ लूँ, मैं कभी समझ नहीं आया। तो इससे अच्छा है कि आप क्लास में पढ़ रहे हो तो क्लास में पढ़ो। बाकी जितना भी डाउट है, हल्का सा भी डाउट है, एक पॉइंट भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट टीचर से बात कर सकते हो। टीचर मना तो नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते। अगर मना भी करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि हमने पैसे दे रखे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। तो मतलब डाउट्स एकदम क्लियर करते हुए चलने हैं स्टार्टिंग तुरंत करना है, आपको रुकना ही नहीं है और शर्माना बिल्कुल नहीं है। अगर आप अभी शर्माओगे तो लास्ट में आपको रिजल्ट के दिन शर्माना पड़ेगा कि आपका नहीं हुआ। ये तो ओवरऑल कुल मिला के जो हमने देखा ये है कि NCERTs वगैरह प्रेफरेबल हैं। 1-2 सब्जेक्ट्स में हम किताबें चूज़ कर सकते हैं। 1 साल का आइसोलेशन, अच्छी खासी मेहनत, और इस 1 साल में या जितना भी 11th और 12th के साथ कोई कर रहा है तो 11th-12th के साथ साथ में कुल मिला के अगर वो मेहनत करे तो एग्ज़ाम आराम से क्रैक हो सकता है। एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं है। कुल मिला के वो रास्ता जो है उसको कैसे ट्रैवल करना है ये है। बाकी सोशल मीडिया अगर कट ऑफ कर सके थोड़ा बहुत तो ज़्यादा अच्छा है। फ़ोन्स और सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रह सकते सोशल हैं। मीडिया अगर आप फ्रेंड्स वगैरह, थोड़ा सा फ्रेंड जोन कम करना पड़ेगा, फ्रेंडशिप में थोड़ा सा साइकिल उतना ही करना है जितने काम के हैं। हाँ, तब जो आप उसमें कोचिंग में है या जो आपको सेम वो कर रहे हैं, सेम प्रिपरेशन वाले हैं, प्रिपरेशन वाले, तो उनसे आप बना के रखो, बहुत अच्छे फायदेमंद हो गए। क्योंकि हर चीज़ सबको नहीं आती है, कोई चीज़ किसी को आती है, किसी चीज़ किसी को आती है। तो मेरा क्या था, मैं तो नीट वालों के साथ कम ही रहता था, मैं JEE मेंस वालों के साथ ज़्यादा रहता था और उनके साथ क्वेश्चन किए। जो नो मैथ्स वाले उनको ट्रिक्स सारे पता है, तो वो वहाँ हेल्प कर देंगे। वो हम देखो हम बायो वालों के साथ करेंगे, क्योंकि बायो वालों का ऐसा है कि वो हेल्पिंग नेचर भी थोड़ा कम ही रहता है बायो वालों। मैथ्स वाले रहते हैं एकदम चिल मोड में रहते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, और पता नहीं कि मोड में भी रहते हैं। और मैथ्स है तो हमको मैथ्स आती नहीं है, और आपको सीखना है तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा जो लगातार दिन भर उनके साथ बैठेंगे। अगर आप JEE मेंस का अगर कोई ऐसे साथ के हैं तो आपको बहुत बेनिफिट है। भले वो ना बताएं आपको, लेकिन आपको साथ नहीं छोड़ना, उनसे परेशान तो करना ही पड़ेगा आपको। जितना आप अपने दोस्त उस दोस्त को परेशान करोगे जो आपसे अच्छा है नीट JEE प्रिपरेशन में, नीट प्रिपरेशन में, वो आपको बेनिफिट देगा। तो वहाँ से मैथ्स में हेल्प ले ली, अपना भी फ़ायदा हो गया और अपना फ्रेंडशिप भी बन गई वहाँ से। फ्रेंडशिप भी बन गई, क्योंकि फ्रेंडशिप क्वेश्चन से तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बनती है। बस आप सच मानेंगे, मेरे JEE मेंस के 2-3 साथ के हैं, उनका हो गया ही गया है। एडवांस का जाता है, वो रखे फिर 100 नंबर का अटैम्प्ट करती है, अपने हाथ से अटैम्प्ट कर रखा है एडवांस में, और बाकी उसके पास रिजर्वेशन वाला है तो हो जाना उसका अच्छा सा खासा। जो उसका प्रिपरेशन थी वो मेरे भी काम आ गई, जो उसका नॉलेज था मेरे को काम आ गया, और मेरा तो बेनिफिट ही हुआ। टाइम वेस्ट नहीं बोल सकते आप इसको। तो कुल मिला के मैथ्स या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए JEE की हेल्प ले सकते हैं। बाकी NCERT पढ़ सकते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस, और MCQs PYQs ये मस्ट हैं, ये मस्ट है, ये तो करना ही करना है। और रिवीजन जितना मल्टीपल टाइम्स कर सको। आप देखो 1-2 बार पढ़ना तो आपको लगेगा कि आपको सब आते हैं, वही भगवान नहीं है। हाँ, ये तो ठीक है। खैर काफ़ी टाइम हो गया हमारा बात करते हुए भी, तो खैर इससे काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं। एक तो जो जोन बनाना है अपना वो वहाँ तक रखना है जहाँ तक तुम्हारी हेल्प हो रही है, तब एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करने वाला जोन तो नहीं रखना है। आप उनको कट कर सकते हैं अभी कुछ टाइम के लिए तो फिर भी, अब वो बहुत पुराने दोस्त भी हैं तब भी, तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम पे तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। करना ही पड़ेगा आपको। मतलब अगर सीरियसली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा उनको मोटिवेशन के लिए यूट्यूब वाला प्रेफर नहीं करना है, सेल्फ मोटिवेशन इज़ मस्ट। सेल्फ मोटिवेशन मस्ट है। आप मोटिवेशन के लिए अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, आप उनके स्ट्रगल को देख सकते हैं, वो बेस्ट है। उनकी जर्नी सुन सकते हैं उनसे कि हम ऐसा ऐसा करते हैं, क्योंकि हर पेरेंट्स बता रहे कि हमने ऐसा ऐसा करते हैं, हमने ऐसा दिन देखे, ऐसे दिन देखे। वहाँ से आपको मोटिवेशन आएगा, अंदर से मोटिवेशन आता है। जो दूसरे मोटिवेशन देते हैं वो 5 मिनट का देते हैं और टाइम वेस्ट ज़्यादा ऐसा करते हैं, और टाइम तो वेस्ट करना ही नहीं है नीट प्रिपरेशन में। तो बेसिक चीज़ है एक तो टाइम, फिर टाइम MCQs में भी अप्लाई करना है। हाँ। तो वो टाइम तो बचा के रखना है, टाइम तो बचा के रखना, आप जितना यूटिलाइज़ कर सकते हैं उतना यूटिलाइज़ करना है। और डिमोटिवेट नहीं होना कि हर दिन हम 5 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे। किसी दिन 10-12 घंटे भी पढ़ोगे, किसी दिन 2-3 घंटे भी पढ़ोगे, जितना भी पढ़ोगे मन लगा के पढ़ना है। बाकी आपको तब कंसंट्रेशन फुल होना चाहिए, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ये मैटर नहीं करना कितने आवर पढ़ रहे हैं, बट हाँ जितना पढ़ रहे हैं वो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, वो पूरा पढ़ देना और जितना रिविजन कर सकते, ये काफ़ी है। तो इससे काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। अभी दूसरा ये है कि अगर ऐसे हम बात करेंगे तो उससे और ज़्यादा पॉइंट्स निकल के आएंगे, तैयारी में बाकियों की हेल्प होती जाती है उससे ना, तो आगे आने वाली जनरेशन और मदद लेती रहेंगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर जाता है। बाकी हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है जस्ट फॉर यू, और बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आगे अभी काउंसलिंग वगैरह होगी, उसके बाद फिर बात करते रहेंगे हम लोग, फिर मौका मिलेगा हम दोबारा बुलाएंगे, क्लास में भी इंट्रोड्यूस करेंगे। वेल थैंक यू, ठीक है।